अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान को सियासी, माशी और कुछ कानूनी मामलात और चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में बजट पेश किया गया और ऐसे हालात के अंदर बजट पेश किया गया है जहाँ पे पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना खुद कहते हैं कि एक जानब को 5 से 6 हज़ार अरब रुपए की सालाना टैक्स चोरी होती है और उसी मुल्क में 4,000 अरब के करीब टैक्स इस्तिस्नात यानी कि छूट दी गई है मुख्तलिफ सेक्टर्स को। ऐसे हालात में जो टैक्स अभी बजट पेश किया गया उसमें जो सैलरीड क्लास है, तनख्वाहदार तबका है, उसके ऊपर तकरीबन 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया है। इन हालात के अंदर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसके ऊपर भी 20 रुपये फ़ी लीटर बतदरीज इजाफा किया जाएगा 1 जुलाई से। तो इससे क्या नया महंगाई का तूफान आएगा, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। और इन चैलेंजेस की सूरत के अंदर कि जहाँ पे हम 1,000 अरब रुपए टैक्स इस्तिस्नात या टैक्स चोरी की मद में हमारे ज़ाया हो रहे हों, वहाँ पर हमें कोई तकरीबन 9,800 अरब रुपए सिर्फ एक साल के अंदर सूद की अदायगियों पर सर्व करना है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, इसमें एक बजट को कितना मुतवाज़न बनाया जा सकता है, इस पर एक हम बात करेंगे। दूसरा, सियासी मामला जो चैलेंजेस हैं, वहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पिछले 2 साल से मुसलसल सड़कों के ऊपर एहतजाज करती भी दिखाई दे रही है और उनको बहुत से सियासी चैलेंजेस का सामना भी है। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ना सिर्फ इस बजट को लेकर बल्कि पंजाब के अंदर ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही। जो गिला तहरीक इंसाफ को था वही पीपल्स पार्टी को भी है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये बात की और कहा है कि हमारा सिर्फ बजट के ऊपर मुशावरत भी एक बड़ा मसला ज़रूर है, लेकिन पंजाब के अंदर हमें स्पेस भी नहीं दी जा रही, इसलिए ये तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात जो है कि वो खुलकर सामने आए हैं। और तीसरा बड़ा अहम मामला जो अदलिया के अंदर दबाव का था, जो एग्जेक्टिव या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, वो बार बार खुल के सामने आ रहा है। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज जब रावलपिंडी में खिताब किया जजेस से और वकला कम्युनिटी से, उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया और कहा कि अभी भी सिलसिला जारी है। और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगर जजेस दयानतदारी के साथ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे तो ये जो दबाव या इंटरफेरेंस है ये भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो ये 3 हवाले हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अली बुखारी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा लेकिन अभी तक इनका मामला फॉर्म 45 और 47 के दरमियान उलझा हुआ है। और कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप से, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। कमर साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि ये जो चैलेंजेस सियासी और माशी, एक तरफ जो है कि हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं और टैक्स चोरी की भी इतना बड़ा हुजम है, और फिर ये जो इजाफी टैक्स सैलरीड क्लास के ऊपर डला, तो आप नहीं समझते सियासी तौर के ऊपर तो ये सियासी हुकूमतों के लिए एक किस्म की सियासी खुदकुशी समझी जाती है? तो ये बजट पेश करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आवाम के ऊपर इतना बड़ा दबाव पड़ेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ख़ुदकुशी तो हमने कर ली थी जी, सियासी ख़ुदकुशी अप्रैल 22 में कर ली थी और इस नीयत से की थी कि तमाम पॉलिटिकल कैपिटल जलाकर तो हम पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाएंगे। तो जो फ़ैसला बहुत पहले हो गया था उसको तो अब हमने उसे दुरुस्त साबित करना है, उसको तब्दीली का तो कोई इम्कान नहीं। लेकिन आप अगर पिछले चंद माह से जो डायरेक्शन बनी है मईशत की उसको देखें, स्टेबिलिटी करेंसी की देखें, स्टॉक एक्सचेंज की जो आज की पोजीशन है और पिछले 2 महीनों की राइज़ है उसे देखें, और फिर जो महंगाई का इंडेक्स है उसे देखें जो 37-38% से अब कोई 12 से नीचे आ गया 11.5% पे। तो ये फिर लगता है कि वो वीकली है। अभी भी जो आज डाटा जारी हुआ है जो इस 10-11 महीनों का, वो 23% बताया जा रहा है। चलें, अगर फ़र्ज़ किया उसको, मैंने चूँकि नहीं देखा, मैं उसे दुरुस्त थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ तो 38 और 23 फिर भी 11 महीनों का फ़र्क है। तो स्लोप ऑफ जो इन्फ्लेशन थी वो भी कम हुई है और बहुत सी चीज़ों की असल में आटा हो गया, घी हो गया और दीगर जो बुनियादी खाने पीने की चीज़ों में असर, बाकी चीज़ों में तस्लीम के कोई ज़्यादा कीमत में कमी नहीं आई। तो इसका मतलब है डायरेक्शन दुरुस्त है। तो अब ये जो 225 अरब का सैलरीड क्लास पे है, ये कोई खुशी से फ़ैसला नहीं किया गया,
लेकिन ये आर्जी है। और इससे पहले माजी में भी आप देखें कि टैक्स स्लैब्स में रद्द बदल हुए और फेवरेबली हुए। यानी जब 25,000 थी स्लैब, तो फिर वहाँ से 50,000 हमारे दौर में ही हुआ था, और उस पर जो परसेंटेजेस थी वो भी कम हुई थी। तो ये आर्जी है, ये भी इंशाल्लाह जब हालात बेहतर होंगे। अच्छा, एक और बड़ा जो इतराज़ होता है, पीपल्स पार्टी भी इतराज़ कर रही है, मंदोखेल साहब इसके ऊपर बात करेंगे कि मुशावरत नहीं की गई। आपकी अपनी पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि मुशावरत तो हमसे भी नहीं हुई, ये बना बनाया IMF की तरफ से सारा फार्मूला, ये बजट आया, और क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी बाहर से आए हैं, आके वापस अपनी शहरियत उन्होंने बहाल करवाई है, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है कि शायद हुकूमत के अपने बाज़ वुज़रा को भी नहीं मालूम थी जो बजट के अंदर आई हैं। तो ये परसेप्शन दुरुस्त है? ये परसेप्शन कोई 20 साल से मैं सियासत में हूँ, और इससे पहले भी जब हम सरकार की नौकरी में थे और बचपन से, तो बजट के दो एक प्रिंसिपल है कि बजट में बहुत सी चीज़ें, यानी हर रुकने पार्लियामेंट उससे उसका प्रीवी नहीं होता। ये तो हर सियासी जमात, चाहे वो PTI की हुकूमत थी तब भी ऐसे ही था, पीपल्स पार्टी की 77 वाली थी तब भी ऐसे ही था, और मुस्लिम लीग काफ की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और ये ट्रेडिशन भी, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो यही हैं कि ये बजट तजावीज़ हैं बेसिकली। मुशावरत का जो अमल है पार्लियामेंटेरियन से, और जो टीयर्स हैं अपना पॉलिटिकल सर्कल्स के और इत्तेहादी जमातों के, वो अभी शुरू होगा। वो फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, जो फ्लोर के opinion ऊपर आती होगा, कमेटीज़ में आएंगे, बजट पे तकारीर होंगी, बजट पे कट मोशंस होंगे। तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स तो ये हैं, कहीं भी बजट का जो डॉक्यूमेंट जो पहले आता है उसको कहीं भी अगर वो उसे शेयर कर दिया जाए तो फिर तो शायद एक पंडोरा बॉक्स खुल जाए। तो ये रवायत भी यही है, रवाज भी यही था, होता भी ऐसे आया है। जो आज अगर आप समझते पीपल्स पार्टी हाँ, को ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी की, जहाँ तक मेरा या मंदोखेल साहब का, जो हम पार्लियामेंट में हम हैं या हम पार्टी के जिस लेवल पे, मेरा ख्याल है, मेरा तो गिला इस पे नहीं बनेगा, लेकिन हमारे जो जिस तरह पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है तो उनका जरूर हो सकता है कि आपस में मंदोखेल साहब आपकी तरफ आ जाते हैं कि कमर साहब का ये कहना है कि पार्लिमानी रवायात हैं कि हमेशा बजट मेकिंग के अंदर तो खास जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट या टीम होती है वही उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, पार्लिमान के मेंबर या पार्लिमानी पार्टी तो पार्लिमान के अंदर जब डिस्कशन होती है तब मामला होता है। तो इनका कहने का मतलब शायद ये है, जो मैं समझा हूँ, कि शायद आपका एहतजाज या खदशात जो है कि वो थोड़ा कबल अज़ वक्त है, पार्लिमानी फोरम के ऊपर आप अपनी कट मोशन या सारी चीज़ें ला सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक छोटी सी एडिशन कर दूँ मंदोखेल साहब की इजाज़त से, कि जो सियासी क़यादतों के मामलात हैं उससे मैं आगाह नहीं हूँ। तो जो क़यादत है सीनियर लीडरशिप पीपल्स पार्टी की या दीगर इत्तेहादी जमातों की, उनके हो सकता है कि ये अब आपस में जब क़यादत बैठेगी तो फैसला करेगी, हो सकता है उनके तहफ़्ज़ात दुरुस्त। मंदोखेल साहब, आपके साथ कुछ रिटन कमिटमेंट्स थी शायद, उसके ऊपर जो फुलफिल नहीं हुई है, जो सारा इतराज़ का मामला जहाँ से उठा। देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, आप समेत बहुत सारे एंकर जब नून लीग के या पीपल्स पार्टी के लोग आपके साथ बैठते थे, आप यही खाना मारते थे कि आप लोग हुकूमत का हिस्सा हो, हुकूमत का हिस्सा हो। तो आज आप ही बताते हम कैसे हुकूमत के हिस्सा है कि हमसे मुशावरत ही नहीं। अगर मुशावरत है तो कमर साहब बताते मुशावरत भी है, किस लेवल पे भी है। या तो आप खुल के बोल दे कि भाई हमने खुद नहीं बनाया, IMF ने बनाया, तो फिर हम उस पर खामोश हो जाएंगे। अगर आप कहते हो कि जी हमने बनाया, हमारा विजन है, नवाज शरीफ साहब का विजन है, तो आप मुझे बता दो पूरा बजट के अंदर मुझे नवाज शरीफ साहब का या मुस्लिम लीग उनका विजन तो बता दो। सरकारी मुलाजमीन, बने बनाया मुलाजमीन है, उस पर टैक्स बढ़ा दिए, बिजली के बिल वेस्ट आता है, आपने टैक्स डाल दिए, गैस पे डाल दिए, पेट्रोल आपने 20 रुपए और महंगा कर दिए, डीजल। आपका अपना जो विजन है इस महंगाई को कम करने के लिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी उसको बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ऐसा कोई चीज तो बता दे ताकि मैं भी तो अपने लोगों को, अपने हल्के के आवाम को बता दूं कि बाबा ना बिल्कुल ठीक बजट है। आपको तो कोई विजन नजर नहीं आ रहा है। ये तो उसी तरह है, माजी में अमन अमान पे काबू पाना है, मोबाइल बंद करो सर्विस, लो जी हो गए भाई, बम ब्लास्ट नहीं होगा, क्यों मोबाइल नहीं चलेगा। ये तो आपने वो इक़दाम किया, आपका विजन किधर है इस बजट के अंदर, वो तो बता दे आपको। जो पार्टी मंशूर था, ये नजरिया जिसकी बुनियाद के ऊपर वोट लिया है, ये बताएं मंदोखेल साहब, ये मैं कमर साहब के लिए भी सवाल छोड़ता हूँ कि इस पे ज़रूर कमेंट करें कि हमने जहाँ पे देखा ना एग्जेम्पशंस कुछ जगहों पे ख़त्म की गई हैं और कुछ जगहों के ऊपर उसको टैक्स रजीम में लाया गया। फॉर एग्जांपल कागज़ या प्लास्टिक का स्क्रैप
उसको टैक्स रिजीम में लाया गया और आयरन, लोहा और स्टील को टैक्स छूट दे दी गई। तो ये तो कागज़ और ये जो स्क्रैप का काम है, ये तो मेरा ख्याल है कुछ दरमियाने लेवल के कारोबारी लोग या छोटे लोग करते हैं। आयरन और स्टील तो बड़े कारोबारी ग्रुप है, उनका बिजनेस है, तो उनको तो नेट में लाना नहीं चाहिए था। नहीं, ये देखिए मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला ये नहीं है। उसकी वजह ये है, आप मिसाल के तौर पे आपका स्टील का कारखाना है और मैं एक छोटा सा इलाके का आदमी हूँ, मैंने छोटा सा मकान बनाना है, आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे, आप वो सिरे महंगा कर दोगे, 4 लाख तो पहुंच गए पिछले माजी में, तो उससे कोई फर्क नहीं। देखिए फर्क पड़ेगा गरीब आवाम पे। अगर आप सीमेंट पे लगाएंगे या सरिये पे लगाएंगे, वो कारखाने वाले क्या करेंगे, उसके ऊपर 4 पैसे रख के प्रॉफिट आपको मार्केट में बोलो भाई हमें खुद कितने मिल रहा है, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है ना। आप माजी में देख के सरिये 4 लाख तक पहुंच गया, सीमेंट आप कितने मिल रहे हैं। मुझे याद है अभी 2-3 साल पहले 250 रुपए बोरी था, अब 1100 से ऊपर बोरी चल रही है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको आपकी नजर में लग रही है कि अगर वो इंडस्ट्री पे उसने नहीं लगाया तो उसकी वजह ये है कि वो इंडस्ट्री वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे दूध फरोश है, कल कराची में दूध वालों को कमिश्नर से मुज़ाकरात हो रहे थे कि भाई पीछे से दूध महंगा आ रहा है, तो बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके उसको 20 रुपए महंगा कर दिया है। उनके लिए क्या फर्क पड़ेगा? मैं और आप वो तो कीमत बढ़ा देंगे, इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर ही आएगा। अगर गवर्नमेंट दूध के ऊपर टैक्स लगा दे या डेयरी फार्म के टैक्स लगा दे तो उसे 250 रुपए लीटर किलो देना है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा आम आवाम के ऊपर। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उसके अलावा मैं आपके सामने एक चीज रख रहा हूँ, प्रॉपर्टी जो 5 लाख रुपए तक है, 5 करोड़ तक है, उस पर 3%, 10 से ऊपर है उस पर 5%, नॉन फाइलर के ऊपर 12-15%। ये भाई ये चोर बाजारी जो नॉन फाइलर है, ये प्रक्रिया। एक आदमी अगर 10 करोड़ का प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप उसे 15% टैक्स क्यों ले रहे हो? आप बोलो भाई नहीं जी, आपको तो देना ही नहीं है, आप पहले आ जाओ फाइलर बनो। गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं वो ना फाइलर बने। ये तो ये चीज है। दूसरी बात मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद का अगर मैं मिसाल आपको बता दूं, 20 लाख मेरे हिसाब से इस्लामाबाद की आबादी है, वहाँ कम से कम 40-50 लाख घर बने हुए हैं। कादर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं आपकी इसी बात से हम स्टार्ट। फिर अली बुखारी साहब को भी जो है कि इसमें लेंगे कि उनकी पार्टी इस सारे बजट को किस नुक्ता नज़र से देखती है, और फिर जो बाकी दीगर सियासी और कानूनी मामला है उसकी भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं हम कुछ बजट, सियासी और कानूनी मामलात के ऊपर। अब कादर मदखेल साहब हमारे साथ हैं, कमरुल इस्लाम साहब और अली बुखारी साहब हैं। कादर साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इस्लामाबाद की कुछ रेजिडेंशियल डाटा के हवाले से कि टैक्स को कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है। वो बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं अली बुखारी साहब से भी जो है कि PTI का जो पर्सपेक्टिव है वो भी लेते हैं। जी मदखेल साहब। मैं ब्रेक से पहले अर्ज कर रहा था कि 5 करोड़ तक या 10 करोड़ तक 3 से 5% टैक्स लिए जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये टैक्स जो बंदा खरीदेगा तब लेंगे, लेकिन अभी जो इस वक्त प्रॉपर्टी है लोगों के ऊपर, उसके ऊपर क्या टैक्स है? आप मुझे बता दो, जो 1 लाख से लेके 10 लाख 20 लाख तक किराए पे लोग अपने दफातर और घर लेते हैं, उन पे कहाँ टैक्स? और फिर मैं इस्लामाबाद की बात यूं करूंगा कि इस्लामाबाद में मिसाल के तौर पर इस वक्त आबादी 20-22 लाख है। अब 20-22 लाख घर की बजाय वहां आपको कम से कम 3-4 गुना ज्यादा जो है ना घर बने हुए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने वहां तफरी के लिए या फैमिली को घुमाने के लिए या इस्लामाबाद में एक आध दिन गुजारने के लिए वहां मकानात घर लिए, बंगले लिए, अपार्टमेंट लिए, उस पे कहाँ टैक्स? कराची में 4-4 हजार गज के बंगले, लाहौर में इसी तरह है, कोयटा पिशावर में इसी तरह है। तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो करोड़ों की तादाद में प्रॉपर्टी है, आप मुझे बताओ उस पर टैक्स कहाँ है? ज़राअत पे टैक्स कहाँ है? लोगों की जो जरी जमीन है उस पर टैक्स कहाँ है? आप मुझे बता दो कि ये तो बड़ा आसान है। आम जो तनख्वाहदार आदमी है, जो आपके गर्दन उसके आपके हाथ में है, आम जो बिजली का बिल पे करना है गर्दन आपके हाथ में है, पेट्रोल हर किसी ने डालना है, मोटरसाइकिल वाले ने भी डालना है, उसके गर्दन आपके हाथ में है,
गैस के बगैर गुजारा नहीं होता है, वैसे होता भी नहीं है। वो आप उसी को कैलकुलेशन करके आपने रेट बढ़ा दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि आपने टैक्स नेटवर्क कहां तक बढ़ाया, और फिर आपने जो सैलरी पर्सन है 17 से 22 ग्रेड के अफसरान के जो वैसे खरबों रुपए लूट रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी, उनके 22% सैलरी कर दिया। वो भाई 22 सैलरी तो लेते भी नहीं है, मतलब वहाँ पे तो वो परवाह भी नहीं करते। हुकूमत को अपने अखराजात पे कट लगाना चाहिए था। मैं जरा बुखारी साहब को लेता हूँ। बुखारी साहब, 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं इस मईशत को। एक तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि हम कर्जों में भी डूबे हुए हैं, फिर टैक्स चोरी में भी बहुत आगे हैं हम, एग्जाम्पशंस में भी हम 4000 अरब की एग्जाम्पशंस दे देते हैं, और अगर रेवेन्यू हमारा 29% इस साल अगर बढ़ता है तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर 35%, जो रेवेन्यू बढ़ा है उससे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। तो ना तो हमें किफ़ायतशारी नज़र आ रही है, ना हमें टैक्स चोरी रुकती नज़र आ रही है, ना हमें एग्जाम्पशंस कम होती नज़र आ रही हैं, और सैलरीड क्लास पे एडिशनल हमने 225 अरब रुपए का बर्डन डाल दिया। तो ऐसे हालात में हम किधर लेके जाएंगे मुल्क को? और PDL अगर 60 से 80 करेंगे तो हर चीज़ खुद ब खुद महंगी हो जानी है। देखिए सर, बड़ा सिंपल सी बात है। मैं हमेशा सोचता होता हूँ, और आप हमेशा पिछले जितने भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के बजट आए हैं उनमें एक स्लोगन होता था, अवाम दोस्त बजट। आप इस बजट का पास हुए, इसको पेश हुए देख लें, उस टाइम से आज तक आप देख लें, इवन जो गवर्नमेंट पार्टी बैठी हुई है, हुज द गवर्निंग मोमेंट पर भी बैठी हुई है, जो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि ये अवाम दोस्त बजट है बेसिकली। और जो मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर है, ये अवाम दुश्मन बजट है, बिल्कुल क्लियर है। मैं एक लाइन के अंदर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज कि आपका जो बजट है उसके अंदर सारा बोझ तो गरीब पर डाल दिया। आपने गरीब को दिया क्या है? बजटिंग होती है उन लोगों के पास जिनके पास कैलकुलेशन वाइज एक लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, जिनके पास लिमिटेड कमाई होती है, जो सैलरी वाला तबका होता है, जो दिहाड़ीदार होता है, जो रेडी हॉकर होता है, जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो मतलब ये वो लोग हैं आपके माशरे की बैकबोन है। और ये वो लोग हैं जो बेसिकली जिनका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना महीना गुजारते हैं, उन्होंने बजटिंग करनी होती है, सारी चीज़ें। नंबर 2, आप जो मर्ज़ी एक्सप्लेनेशन दे दें, आप जो मर्ज़ी कैलकुलेशंस दे दें, आवाम को चाहिए होता है रोटी, उससे कैलकुलेटेड थिंग्स, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ चाहिए होता है, जो फंडामेंटल राइट है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन और अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक भी। उनको बिजली चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको रोटी चाहिए, उनको रहने की जगह चाहिए, उनको बच्चों की तालीम चाहिए, बच्चों की अपनी और बच्चों की सेहत चाहिए, उसका सेहत का मियार। ये 4-5 चीज़ें एलिमेंट होते हैं। ये जब तक मजबूत नहीं होते आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं हो सकता। और इन 5 चीज़ों पे आप देख लें कि इन 5 चीज़ों पे ज़ीरो, मैं कहता हूँ इसके ऊपर जो है वो आवाम को रिलीफ दिया गया है। सो ये तो आवाम दोस्त बजट नहीं है, ये बेसिकली आवाम दुश्मन बजट है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ आपने क्वेश्चन किया था कि माशी तौर पे मुल्क स्टेबल कैसे हो सकता है। ये हम सुनते सुनते हमें भी 4 दहाइयाँ गुजर गई। इशू ये है कि माशी तौर पे उसी टाइम मुल्क मुस्तहकम होता है जब सियासी इस्तेहकाम होता है। आप एक एग्जांपल ले लें, आपका एक घर है, उस घर में अगर लड़ाई झगड़े फितने फसाद चल रहे होंगे तो प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जा सकता। कॉमन सेंस की बात है, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, ये मैथ्स है 2+2=4। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं भी जानता हूँ कि जो भी इन्वेस्टर है वो अपना पैसा उस टाइम लगाता है जब उसको लाइफ की सिक्योरिटी होती है और सरमाए की सिक्योरिटी होती है। 2 चीज़ें ना हो तो वो कभी भी नहीं लगाता। उसको क्या ज़रूरत पड़ी है यहाँ पर आके वो पैसे लगेगा। थिर्डली, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ किस साइड पे जा रही है, जिसके ऊपर आप देख लें बिल्कुल खामोशी है इसके ऊपर। आपकी डेवलपमेंट सेक्टर कहाँ पर जा रहा है? आपके शहर गुंजान आबाद हो के एक शहर दूसरे शहर के साथ मिल चुका है, और जो खाली जगह पड़ी हैं वो पूरे के पूरे सूबे खाली पड़े हुए। एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है। आप उसको एग्रीकल्चर लैंड जो आपकी जिसे आप कहते हैं सोना उगने वाली जगह थी, वहाँ पर आप सोसाइटीज बनाए जा रहे हैं बनिस्बत कि आप उस जगह बनाएं जो कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि कल्टिवेटेड लैंड भी नहीं है और यहाँ पर अभी तक की भी नहीं हुई है। उस साइड पे आपको रुझान करना चाहिए नए शहरों के लिए, नहीं पॉपुलेशन के ऊपर। अच्छा, एक चीज जो आपने बड़ा जी चैलेंज बताया, उस पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का चैलेंज बताया आपने। अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं, बातचीत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जा रहा है कि जी डायलॉग का प्रोसेस शुरू करें। इमरान खान साहब ने भी कहा ठीक है जी, महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में जो इत्तेहाद बना है वो शुरू करता है तो आप उसका हिस्सा बन जाए। मोहसिन नकवी साहब ने पिछले 2-3 दिनों के अंदर फजल रहमान साहब से, प्रेसिडेंट जरदारी साहब से मुलाकात की, फिर प्राइम मिनिस्टर ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, उससे पहले जरदारी साहब से मुलाकात की। तो आपको कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें इस तरफ भी बढ़ रही हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी कोई फार्मूला या कोई बातचीत, कोई एंगेजमेंट की जाए ताकि चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके?
देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी मुल्क की तरक्की के लिए बड़ी ज़रूरी है जी, और पॉलिटिकल लोगों ही को करनी पड़ती है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं उस बात में शायद कोशिश करूँगा सारी चीज़ें समो दूँ। एक गाड़ी है, उसका ऑनर मैं हूँ, वो गाड़ी चोरी होती है, उसको कोई और बंदा ड्राइव कर रहा है, और जब मैं उसे बात करने का कहता हूँ तो वो कहता है नहीं, गाड़ी की बात नहीं करना, बाकी आगे बैठ के बात करो। ऐसे बात नहीं होती, इस तरह चीज़ें चलाई नहीं जाती। आपके पास पहले तो आपको डिसाइसिव होना पड़ता है। हमारे लीडर इमरान खान साहब ने कहा, वो डिसाइसिव है, उन्होंने एक बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने ऑन किया, उसको ऑन करके एक मिशन बना दिया, एक कमेटी बना दी जो जगजई साहब की सरबराही में एक बात करेगी। अब बात होगी क्या, इशू ये है, जो कोर इश्यूज हैं अगर आप उसको कहें जी डिस्कस ही मत करें और आगे चलें, बात पॉलिटिकली होती है और पॉलिटिकली कॉन्सेंसस भी होते हैं, मुल्क को आगे लेके चलना होता है, लेकिन लोगों की मंशा और मर्जी के मुताबिक, लोगों की मंशा और मर्जी के अगेंस्ट नहीं जा सकते आप। जैसे मैं ये बजट की बात कर रहा हूँ कि इस बजट में अवाम को रिलीफ क्या मिला, जीरो। मतलब अवाम का बजट तो लग ही नहीं रहा था हमें, और मैं हैरान हूँ कि जब हमारी गवर्नमेंट को हटाया गया तो कहा गया कि ना तजर्बा करते, उसके बाद से 16 महीने एक लगा दिए, 1 साल एक गवर्नमेंट करके चलेगी, फिर अब ये भी आगे, और वही तसलसल चल रहा है, वही लोग जो 16 महीने पहले थे वही केयर टेकर सेटअप में है, वही आगे चल रहे हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास? अभी 2 साल बाद भी हम उस स्टेज पे, क्या आटे की, चीनी की, पेट्रोल की, आपके ये जो यूनिट्स आ रहे हैं बिल, इन सब की प्राइसेस वो हैं जो आज से 3 साल पहले नहीं है। तो मीनिंग भाई कि आपको मानना पड़ेगा कि आपके अंदर फॉल्ट है, आपकी जो टीम और उनको ठीक करना पड़ेगा। कमर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ पॉलिटिकली आपकी जो भी इश्यूज हैं वो नज़र आ रहे हैं, पिछले 2 साल से नज़र आ रहे हैं, और पंजाब के अंदर जो कुछ अभी भी हो रहा है वो नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से अब ये बात की जा रही है, गिलानी साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर हमें स्पेस नहीं दी जा रही। अब इससे मधुखेल साहब भी वो बताएंगे इसका क्या सारी सिचुएशन है। लेकिन अगर मुल्क को आपने मुआशी बहरान से निकालना है, अगर आपके अपने इत्तेहादी ये कहेंगे कि हमारे लिए पोलिटिकल स्पेस नहीं है उस सूबे के अंदर जहाँ पे आपकी हुकूमत है, तो फिर बाकी तो आपके अपोनेंट तो गिला करते ठीक दिखाई दे रहे हैं, तो ये पोलिटिकल स्पेस कैसे फिर आप निकालेंगे? देखिए, पहले तो मैं वो पहली बात का कर दूँ कि ये 2 साल से तहरीक इंसाफ के साथ ये वाला जो माहौल है ये नहीं चल रहा, ये सिंस 2013-14 से चल रहा है, पिछले 10 साल से तो ऐसे ही है। ये 2 साल से होता तो शायद हम उसकी रेमेडी कोई जल्दी ढूंढ लेते, लेकिन ये चूँकि हुकूमत में थे ये, तो तब भी वही जारहाना अंदाज़ था, वही फास्ट बॉलर वाला जो है वो रन अप था और सब कुछ था, और जब मिशन में आए तो तब भी वैसे ही था। तो ये तो कहीं हो सकता है कि रैशनल प्रिवेल करे तो वो मामलात हल हों। अब जो गिलानी साहब वाली बात पे आते हैं, तो पंजाब इससे पहले कभी भी वो वजह तनाज़ा नहीं रहा। देखें, इत्तेहादी हुकूमत थी मरकज़ में, जिस तरह के इक्वली सो अगर इस वक्त मुस्लिम लीग नून कहे कि हमें सिंध में स्पेस नहीं दी जा रही, तो सिंध में पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है, उसको वो बग़ैर किसी इत्तेहादी के वो हुकूमत में। तो जो आपकी होती हैं ऑब्लिगेशंस होती हैं एज ए अलाइड पार्टनर, तो वो वहाँ पे होती हैं जहाँ आप अलाइज होते हैं। तो पंजाब में तो हैं अलाइज आपके, तो नहीं, वो तो हम भी इनके सिंध में अलाइज तो हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि चूँकि पंजाब में सिंपल मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के पास थी, सिंध में पीपल्स पार्टी के पास थी, केपी में पीटीआई के पास थी, तो उन्होंने हुकूमत बनाई। तो बहरहाल इत्तेहादी को साथ चलाने की कोशिश की जाती है, की जाएगी, की जा रही है। नहीं, असल सवाल ये है कि अगर आपके इत्तेहादी मुतमिन नहीं है तो अपोजिशन को साथ लेकर हमने जो पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म वो इंशाल्लाह इत्मीनान हो जाएगा जब आपस में, अभी तो क़यादत की मुलाकात नहीं हुई। कल आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई। तो सियासत में डायलॉग होता है, शिकवे बिल्कुल बजा होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका शिकवा बिल्कुल बेजा है या खुदा न ख्वास्ता गलत है, वो क़यादत के होंगे, वो आपस में ठीक भी हो जाएंगे। इससे पहले भी बारहा इत्तेहादी हुकूमतों में नाजुक मकामात आते हैं, दुनिया भर की तारीख में भी और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी, जहाँ जहाँ इत्तेहादी हुकूमतें बनी, तो वो इंशाल्लाह वहाँ बनते रहते हैं। ज़रा मंदखेल साहब, ये PMLN के एंड के ऊपर इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इशू जो है कि समझा जा रहा है कि शायद, जैसे आपने भी अभी स्टार्ट के अंदर कहा कि ताने दिए जाते थे। तो ये बताएं कि आप जो पंजाब के अंदर स्पेस देखना चाह रहे हैं, वो आपकी नज़र में क्या स्पेस है? क्योंकि कंवर साहब कहते हैं कि इतना बड़ा इशू ये नहीं है कि जितना बड़ा इशू इसको बनाया जा रहा है। देखिए, पहले तो बुनियादी बात ये कि वफाकी हुकूमत में हमारे जो MNAs है वो तादाद 75 MNA है, और जिसके बगैर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती है।
वहाँ तो आप आए दिन टीवी चैनल पे आप देखते रहते हैं कि नून लीग ने ऑफर किए है वो की काबीना में शामिल हो जाए। दूसरी तरफ पंजाब में हमारी जो तादाद है वो ऐसी इतनी नहीं है जितना मुस्लिम लीग नून को जरूरत पड़े, उनको जरूरत नहीं है। अब जब जरूरत नहीं है तो इस हवाले से आप ये चीज कर ले कि वहाँ तो न तो हमें न कोई लिफ्ट दिया जा रहा है, न वो अफसरान लगाए जा रहे हैं जो हमारे खिलाफ थे, या हमारे जो एमपीए है उनको वो चीज नहीं दी जा रही है। तो आप मुझे बता दो कि जहां आपको जरूरत है वहां तो आप सुबह शाम जो है ना वो ऑफर कर रहे हो, मैं मिन्नत के लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा। जहां आपको जरूरत नहीं है वहां आप हमें घास भी नहीं डाल रहे, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? और पहले ही बजट में अगर आपका ये हाल है तो आखिरी बजट में आपका क्या हाल होगा? तो जब ये हाल होना है, जो कल ये हाल होना है, या आखिरी बजट में होना है, तो आज ही सही। तो आप ये समझते हैं कि इस बजट के नतीजे के अंदर जो है कि आप कुछ ऐसा फैसला भी कर सकते हैं जो हुकूमत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है? हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक छोटी सी लेते हैं, तो उसके बाद नाज़रीन कुछ इस मामले के ऊपर जो इत्तेहादी हुकूमत के अंदर अगर दरार पड़ती है तो क्या होगा, और फिर उसके बाद जो अदलिया के अंदर ये मुसलसल तवातर के साथ शिकायत आ रही हैं कि इसमें एग्जेक्टिव या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का दबाव जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा और धमकियों का सिलसिला अभी भी चल रहा है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इससे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के माशी सियासी मामलात के हवाले से। ब्रेक से पहले मंदुखेल साहब आप कह रहे थे कि जो कल होना है वो आज ही हो जाए, तो क्या आप ये समझें कि पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में फैसला कुन हद तक पहुँच चुकी है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म ना हुए तो आप बजट पास करने के लिए वोट नहीं देंगे और हुकूमत गिर सकती है? देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें पिछली हुकूमत की बता दूं, पीडीएम की हुकूमत की। वहां एक K4 मंसूबा बना था, एक K5 मंसूबा बना था। K4 मंसूबा जो 1992 से जो है ना वो अल्तवा का शिकार है, जितनी वफाकी हुकूमतें आई पीटीआई समेत वो फंड नहीं दे रही है। दूसरा मंसूबा बना था कराची के लिए K5 मंसूबा, जहां मेरे शहबाज शरीफ साहब काल का यानी NA 242 पड़ता है। वो मंसूबे के लिए आखिरी टाइम पे मना कर दिए कि फंड नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने उसके लिए 12 अरब 72 करोड़ रुपए रख दिए है हब डैम से नहर निकालने के लिए, वहां से एक एक्स्ट्रा लाख के। उसके अलावा जो 21 लाख मकान बिलावल भुट्टो साहब, जहाँ सिंध का 90% सिंध पानी में डूब चुका था सैलाब की वजह से, उसके लिए जो फंड थे उसमें भी टाल मटोल बड़ा इधर उधर से हम करके गुजारा कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो अब मुझे बात बताओ, फिर उसके अलावा मजीद जो तरक्याती स्कीमें हैं उसके लिए, और फिर सबसे बड़ा मसला कराची में यहाँ पे पानी का है। जब आप इन चीजों के लिए पैसे नहीं दे रहे हो तो आप मुझे बताओ तो फिर कैसे सपोर्ट करेंगे आप? यानी मैंने K5 मंसूबा आज सिंध गवर्नमेंट को खुद अनाउंस करना पड़ा, सूबाई हुकूमत के ताउन से, पिछले हुकूमत का वादा था उनका। और K4 मंसूबा के लिए पिछले मरतबा 17 अरब दिए, जो आधे से ज्यादा तनख्वाह में चलेगी। अगर वफाकी हुकूमत ऐसी करेगी तो आप मुझे बता दो, मैंने वही बात कर रहा है कि जो आखिरी साल खराब होना था, मामला तो आज ही सही, ताकि कम से कम एक दूसरे के नहीं। अगर आपको पंजाब में जरूरत नहीं है तो वहां पे लिफ्ट नहीं करा रहे हो, जहां मरकज में आपको जरूरत है वहां आप रोज ऑफर करते हो काबीना में आ जाओ, भाई आप चला लो ना, आप चला लो ना, आप क्यों नहीं चला रहे? हमने कौन सा रुकावट डाला है ना? आप करो, लेकिन कम से कम जब हम आपको सपोर्ट करें आप हमसे मशवरा तो करो। खासकर बजट के तौर पे हम भी आवाम के नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, हमारे भी MNA आए हुए हैं, तो वो भी जवाबदेह हैं। तो आप हमें, तो हमारे पास 2 सूबाई हुकूमत है, आप 2 सूबाई हुकूमत के लिए क्या फंड दे रहे हो? आप हमारे MNA के लिए क्या दे रहे हो? आप जो मेगा प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या कर रहे हो? पंजाब में तो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, सिंध के लिए आपने क्या अनाउंस किए? कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं है और कोई मशावरत भी नहीं है, और फिर जाके असम्बली के इजलास से 5 मिनट पहले चलो भाई अंदर चलो, ऐसे तो नहीं चलेंगे आप। ऐसे नहीं चलेगा। जरा यही शिकायत जो है KP के अंदर भी है बुखारी साहब, ये सूबों की हमेशा से शिकायत रही हैं, इस पर भी ज़रूर कुछ कमेंट्स कीजिएगा। और दूसरा सबसे अहम मामला जो है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई अगर 8-10 मिनट है तो ये हम डिस्कस करें कि जो अदलिया के अंदर मुदाखलत है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज भी जो खिताब किया, और फिर सरगोदा के जज का ख़त, मियाँ वाली से जो चीज़ें सामने आई, बहावलपुर से जो चीज़ें सामने आ रही, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो ये कैसे ठीक हो सकती है? देखिए सर, आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनके मैं 1 बाय 1 जवाब दे देता हूँ।
नंबर वन ये कि जी जो आपने केपी गवर्नमेंट की बात की और उसका कंपैरिजन आपने बलूचिस्तान या सिंध गवर्नमेंट से किया। देखें, सिंध या बलूचिस्तान गवर्नमेंट का केपी गवर्नमेंट के साथ कोई मुआवजा नहीं है, बिकॉज के हम तो पोजीशन में बैठे हुए हैं और जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी इज़ अ अलायंस। ठीक है, क्या उन्होंने वज़ीर आज़म को वोट नहीं दी? क्या उन्होंने स्पीकर को वोट नहीं दी? क्या वो चेयरमैन नहीं बन के बैठे हुए? क्या वो सदर पाकिस्तान नहीं बैठे हुए? इनको नून वालों ने वोट नहीं दी? मैं उस टॉपिक पे, उस चीज़ पे जाता ही नहीं हूँ कि आया वो लेजिटिमेट MNAs थे या नहीं। क्या जो ख़वातीन जिनकी सीटें आज भी अंडर क्वेश्चन है, रिजर्व सीट्स जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ, उनकी भी 77 के करीब सीट्स बनती हैं सारी थ्रू आउट सारे, वो इनको मिली ही नहीं मिली। सो इसको अपनी लैंग्वेज में हम बड़े आसान लफ्ज़ों में कहें, ये तो नूरा कुश्ती है किस्म की। आपको जो इश्यूज़ हैं आप खुद बैठे हुए हैं, आप रिजॉल्व करने वाले हैं, आप हर मीटिंग के अंदर बीच में होते हैं। सो ऑन द अदर साइड जब केपी के साथ मैं लेकर आऊँगा तो केपी का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हम तो उस टाइम जाते हैं जिस मीटिंग में हमें बैठना लाजमी होता है और एक एजेंडे पे जाते हैं, सिंपल एक एजेंडा कि केपी को, उनके लोगों को उनका राइट दें आप। इसके अलावा क्या क्या दिया सीएम ने, सारी स्पीच सुन लें उसकी डे फर्स्ट से आज तक, तो आपको एक चीज़ पता लगेगा कि वो अपने लोगों की राइट की बात कर रहे हैं। वो जाना भी नहीं चाहता अगर उसको उसके लोगों का राइट मिल जाए वहाँ पर। तो इसमें तो कोई वो चीज़ नहीं है कंपेरिजन। दूसरा सवाल आपका जो था वो था जुडिशरी से रिलेटेड। देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब एक खुल के सामने आ चुकी हैं और अगर हमने मुल्क को आगे चलाना है तो हमें जस्टिस सिस्टम को ओरिजिनल जस्टिस सिस्टम रह के उसको आगे बढ़ने फलने फूलने देना है। क्योंकि अगर लोगों का एतमाद, देखें खाने के लिए लोगों के पास ऑलरेडी कुछ नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, लोग 2 टाइम की रोटी के नवाले के तरस रहे हैं, तालीम उनके पास नहीं है, सेहत उनको नहीं मिल रही, और ऐसा है कि एक उनको जो रिलीफ मिलने की जगह है वो होती है अदलिया। जब वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलेगा और अपनी मर्जी के डिसीजन आना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो आपका मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो हो गया। फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहले अगर कोई बुनियाद हुई तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खाता है। अब 8 जजेस इस्लामाबाद में, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, उसमें से 6 जजेस ने कहा कि हमारे साथ ये नहीं, उसमें 7वें साहब जो है उन्होंने भी पहले खत लिखा था, आखिरी खत में शामिल नहीं हुए वो। सो 8 में से अगर 7 लोग उसमें मुतासर हुए तो मीनिंग बाय देयर आर सम सीरियस इश्यूज। देन उसके बाद मियाँ वाली, देन उसके बाद सरगोदा और आज चीफ साहब की जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जो पिंडी में उन्होंने आके स्पीच की, वो इट स्पीक्स विथ ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम विच इज़ वेरी मच क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। और इससे मंदोखेल साहब हो, कमर साहब हो, मैं हूँ, हम में से आप समेत कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि जब तक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी तो उस मुल्क आगे नहीं चल सकता। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी तो जंगल का कानून होगा, माइट इज राइट होगा। आपको पता है कि एज फार एज अगर मैं ये दुनियावी चीज़ से हट के रिलीजियस चीज़ पे भी चला जाता हूँ तो इस्लाम के अंदर भी काजी उल क़यूद का बहुत बड़ा रुतबा था, उसके सामने खुलफा भी पेश होते थे, उसके सामने बादशाह भी पेश होते थे। वो होना चाहिए। आपने एक, जब तक अदलो इंसाफ का मियार, वो जो तराजू है वो बराबर नहीं होगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। इख्तलाफ हो सकता है, फैसलों पे इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स पे इख्तलाफ हो सकता है, क्राइटेरियाज पे हो सकता है, लेकिन जब एक जज फैसला कर रहा होता है उसके फैसले को ज़बरदस्ती करवाने में और उसकी वो नहीं होना चाहिए। कंवर साहब, ये जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए, एक तो सियासी भी है, दूसरा ये ज़रूर है कि एक तरफ आपकी पूरी गवर्नमेंट कोशिश कर रही हो कि इन्वेस्टमेंट दुनिया भर से लेकर आए, दूसरी तरफ आपकी इस्लामाबाद की पूरी हाई कोर्ट और पंजाब सबसे बड़ा सूफा है, और अगर वहाँ के सरबराह ये कह रहे हैं कि जनाब अभी भी ये धमकियाँ दी जा रही हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं, इंसाफ नहीं करने दिया जा रहा, तो दुनिया कैसे आएगी पाकिस्तान में? देखिए, मैंने आज वाला तो बयान नहीं सुना, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम शौकत सिद्दीकी साहब के उस बयान से जो उन्होंने पिंडी में ही बार काउंसिल, ये उससे पहले मतलब बहुत पुरानी रवायत है हमारे यहाँ, ये चल रही है कि इसको कैसे रोकना चाहिए। सवाल यह है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किस एंगल से होगी, वेदर, और उस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है। अगर वो एक मखसूस एंगल से किसी जगह पे रुकावट आ रही है और दूसरे एंगल से नहीं आ रही, तो उसमें तो मेरा और बुखारी साहब का बिल्कुल इख्तलाफ हो सकता है और वो होगा। लेकिन अगर वो जो किताबी बात है, जो कि आइडियलिज्म, जो कि यूटोपियन स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है जिसमें कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, तो वो होगी। लेकिन वो जो मिसाल इन्होंने दी वो खुलफाए राशिदीन से, उसमें तो वो है ना कि वो ना गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज़ में। तो आज तो अब वो वाली मिसाल तो शायद नहीं चलेगी। इस किस्म की मिसालें माजी में भी बहुत दी गई, कभी मदीना से तकाबुल किया गया या कभी किसी को, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बहरहाल इसके बावजूद इस हद तक तो मैं बिल्कुल इनसे इत्तफाक करता हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ
जजेस और इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ जजेस और जुडिशरी भी बहुत ज़रूरी है। वो भी है। मदखिल साहब, आपकी तरफ आते हैं कि 2-2.5 मिनट हमारे पास हैं कि आपके ख्याल में, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हम फैसला देख लें, फिर मियां नवाज शरीफ साहब को जो सज़ाएँ दी गई, बाद में उसमें जजेस का कंडक्ट, बहुत सारी चीज़ें सामने आई और अभी भी जो चीज़ें सामने खुलकर आ रही हैं, तो ये हर दौर के अंदर ये हो रहा है। लेकिन इसको किस अंदाज में, कोई इज्तिमाई विजडम के साथ या कुछ बैठ के, या किस तरीके से जो है कि इस जो बैरूनी असर है उसको ख़त्म किया जा सके, ताकि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, आज़ाद फैसले हो, ना आपको ना किसी और को शिकायत हो, और इन्वेस्टमेंट जो हम चाहते हैं, मैशी तरक्की जो चाहते हैं, वो भी उस वक्त होगी जब इंसाफ होगा, तो ये यकीनी बनाया जा सकेगा। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जिसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वहां पे ISI की, MI की और IB की रिपोर्ट जाती है, ठीक है। जब तक उनकी क्लियरेंस रिपोर्ट नहीं होती है, कोई जज भर्ती नहीं हो सकता है। तो यकीनन फिर इस हवाले से उनके ताल्लुकात भी बनते हैं और उनके साथ सलाम दुआ भी होते हैं। लेकिन जजेस को तो हर कोई अप्रोच कर सकते हैं, मैं और आप, वकील, कोई भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन फिर जजेस का काम है कि वो अप्रोच में ना है, वो दबाव में नहीं है। आज चीफ जस्टिस जो लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है, उसने यही बात की है कि हम नहीं आते दबाव में। आपको एक आदमी, अगर एक थानेदार आपको अप्रोच कर दे कि आप शो मेरे हिसाब के मुताबिक करें, आप ना माने, और फिर आपके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपके पास इख्तियार है, आप उसको नोटिस दें। तो इसमें कोई पॉलिटिकल लोग उसको सीधा नहीं कर सकते हैं। PTI वाले आजकल बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं। ये सबसे पहले तो यही गालियां देते थे जब आदम एतमाद की तहरीक का जो असेंबली तोड़ा था, जहां चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस ने जो बहाल की है, तो इन्हें तो कार्टून सोशल मीडिया में किया है। और अभी इमरान खान साहब ने मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, मैं आपका एतबार नहीं है, और ये दुनिया का पहला मुजरिम है जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब है। तो ये क्या है पाकिस्तान की तारीख में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ पूरे इनकी वकला बरादरी ने, उनके पूरे PTI के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं एतबार नहीं है आपके पास। और रऊफ हसन साहब ने तो और सख्त अल्फाज कहे। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ आप खुद प्रेशर मिला रहे हो, दूसरे तरफ हमदर्दी जता रहे हो कि भाई आज जज का इख्तियार है, उनको मैं और आप, कोई भी तुरम खान उनको अप्रोच कर ले, वो न माने बात, ज्यादा दबाव डाले तो तू इन्हें अदालत को नोटिस दे, खत्म बात। ये चले साहब, बहुत शुक्रिया मदखिल साहब। वक्त खत्म हो रहा है कि पार्टीज़ को खुद भी और अदलिया को खुद भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, अली बुखारी साहब आपका भी, और कमरुल इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।